हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 55 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम अपने सेकंड चैप्टर पे थे। हमने शुरुआत ही सेकंड चैप्टर से की है जिसका नाम है एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज ऑफ पोर्टफोलियो। ये स्पेशलाइज्ड जो पाथवे है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन उसका ही रीडिंग है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, क्योंकि हमने उसमें बहुत थोड़ा सा ही किया है। जो अपना लेक्चर 1 था, आज लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने सिर्फ ये देखा कि क्या क्या डिफरेंस है फंडामेंटल और क्वांटिटेटिव जो अप्रोचेस टू एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग है उसमें, और आज हम उन अप्रोचेस को इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का जो लेक्चर है उससे। सबसे पहले जैसे कि इसमें जो हम आज पढ़ेंगे अभी वो है हमारा बॉटम अप अप्रोचेस, वो मैं बताऊंगी अभी क्या होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है। देयर आर 5 स्ट्रेटजीज। ठीक है, 5 यानी कि बॉटम अप स्ट्रेटजीज, टॉप डाउन, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पहले भी, फैक्टर बेस्ड और एक्टिविस्ट और अदर स्ट्रेटजीज। आज हम ये सिर्फ अभी जो रीडिंग है इसमें, अभी जो लेक्चर है उसमें सिर्फ हम 3 ये इनको स्टडी करेंगे। बाकी जो 2 है ये हम इन आर नेक्स्ट लेक्चर्स हम देखेंगे। ठीक है, तो बॉटम अप स्ट्रेटजीज से अभी हम शुरू करते हैं। बॉटम अप स्ट्रेटजीज क्या होती है? जब हम सबसे पहले किसके एनालिसिस करते हैं, कंपनी के एनालिसिस करते हैं। कंपनी के एनालिसिस करते करते फिर हम सेक्टर या इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, और फिर हम उसके बाद किस पे जाते हैं, कंट्री पे। फिर उसके बाद हम किस पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे कोई भी ग्लोबल, जो हम देखेंगे ग्लोबल सिनेरियोस क्या क्या चल रहे हैं। हमेशा ये याद रखना, बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कंपनी से ग्लोबली की तरफ जा रहे हैं। इसमें जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है विद डेटा एट द इंडिविजुअल कंपनी लेवल, एज आई हैव ऑलरेडी सेड। तो ये ना क्वांटिटेटिव और फंडामेंटल दोनों में काम आ सकते हैं, बट जो मोस्टली ये यूज होता है वो होता है ये फंडामेंटल में। ठीक है, फंडामेंटल इन्वेस्टर, फंडामेंटली क्या होता है, जो एक एक, जैसे मैं हूं, कोई भी मैं स्टॉक पिक कर रही हूँ, मैं कैसे पिक कर रही हूँ, बार बार उनको स्टडी करके, कोई भी अगर कोई न्यूज आई है उसको मैंने देखा, जैसे मान लो क्विक ई कॉमर्स की मैं कल बात कर रही थी, क्विक ई कॉमर्स को देखूंगी, फिर उसमें मैं देखूंगी कौन कौन से मेरी कंपनीज है, फिर मैं उनकी इन डेप्थ जो पूरी स्टडी करके फिर जो मेरे को अच्छा लगेगा वो मैं स्टॉक पिक करूंगी। तो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स किस पे फोकस करते हैं, वो बिजनेस मॉडल। एग्जांपल अगर हम स्विगी का एग्जांपल ले रहे थे कल, स्विगी का एग्जांपल ले रहे हैं, स्विगी का पहले मैं बिजनेस मॉडल देखूंगी, क्या उसकी ब्रांडिंग है, क्या उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या मतलब उसकी क्या स्पेशलाइजेशन है जो अलग करती है उसको जोमेटो से। कंपनी मैनेजमेंट कैसा है उसका, कंपनी मैनेजमेंट में जैसे टाटा मोटर्स या कोई भी टाटा कंपनी थी वो रतन टाटा सर की वजह से चल रही थी, या कोई रिलायंस है वो अंबानी, मुकेश अंबानी की वजह से चल रही है। एक जो फेस वैल्यू उसकी बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कैसी वहां पर जो पूरी उस कंपनी है, उस कंपनी में वो कैसे वर्क कर रही है, कैसे उसकी पूरी गवर्नेंस चल रही है, क्या वो मतलब जो भी अगर कोई गलत काम, जो भी कुछ गलत हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, उसकी अर्निंग्स की क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें देखते हैं हम बॉटम अप अप्रोचेस में। स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक की वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, सारे उसके जो भी बिजनेस, उसकी जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, उसकी जो भी बैलेंस शीट है, सबको स्टडी करके हम क्या निकालते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर कम आती है और हमें लग रहा है ये ज्यादा आ रही है अगर इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी मार्केट वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, हमें लग रहा है कि ये जो स्टॉक है ये इंक्रीज हो सकता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें बाय करेंगे। बट अगर हमें ये लग रहा है कि ये लेस देन होगा, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट या फिर सेल करेंगे। बॉटम अप स्ट्रेटजीज कैन बी कैटेगराइज्ड एज, 2 तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको कैटेगरी में डाल सकते हैं, वैल्यू बेस्ड या फिर ग्रोथ बेस्ड। वैल्यू बेस्ड यानी कि जो हम जैसे वैल्यू बेस्ड क्या होते हैं, हमारे पीई रेशियोज देखते हैं, हम पीबी रेशियोज देख रहे हैं, या पी अपॉन में कैश फ्लोज या कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और ग्रोथ क्या होती है, जब हम ग्रोथ बेस्ड मतलब कि कितना ज्यादा वो ग्रो करेगी, क्या उसका जी क्या होगा, वैल्यू बेस्ड। और यहाँ पे हमारी ग्रोथ बेस्ड अप्रोचेस। वैल्यू बेस्ड अप्रोचेस में सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो होती है रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू यानी कि इन रिलेशन जब हम कोई वैल्यू देख रहे हैं, जैसे कि पीबी हो गया, पीई हो गया, जो भी मैं बता रही हूँ, और किसी भी कुछ भी ले सकते हैं, इसके पीएस भी होता है, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लोज भी होता है। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वैल्यू। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं। फिर हम देखते हैं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग क्या होती है, जैसे भाई बहनों का रिश्ता होता है ना, जैसे कि अगर बहन कुछ और कर रही है तो भाई उसका उल्टा ही करता है, वैसे ही कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर बहन कुछ मतलब बहन बाय कर रही है ना, तो भाई जो होगा वो सेल करेगा, या अगर बहन सेल कर रही है तो भाई क्या करेगा, बाय करेगा। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रेरियन मतलब उल्टा ही वो चूज करेगा। ठीक है, हाई क्वालिटी वैल्यू। हाई क्वालिटी वैल्यू कहां से, ये वॉरेन बफेट का एक जो बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर है,
वेल नोन इन्वेस्टर है, उनको उनकी एक ये वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं इसको, मतलब ये अच्छे स्टॉक्स चूज करते हैं जो कि हमें लग रहा है फंडामेंटली दे आर गुड, दे आर साउंड स्टॉक्स, ठीक है, और उनकी जो कैश फ्लोज है, अर्निंग्स जो है बहुत ही स्टेबल अर्निंग्स है, कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है, वो इन फ्यूचर अच्छी रिटर्न दे सकती है, अल्फा क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हाई क्वालिटी वैल्यू। इनकम इन्वेस्टिंग क्या होती है? इनकम इन्वेस्टिंग इज योर इनकम इन्वेस्टिंग, जब हम डिविडेंड के उस पे हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी स्टॉक ले रहे हैं डिविडेंड, कि हमें डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, कि डिविडेंड हमें पूरे टाइम मिलता रहेगा, उसको हम बोलते हैं इनकम इन्वेस्टिंग। डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है जब हमें ऐसा लग रहा है कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू है बहुत ज्यादा लो है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लो है, वो किसी रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे कि कोई मान लो कुछ उसमें रिस्ट्रक्चर हो रहा है या कोई डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग हो रही है, उसकी वजह से जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ना, अभी तो उसका कम चल रहा है, बहुत ही कम, ठीक है, बट हमें लग रहा है कि जब ये चीज सुधर जाएगी, मैनेजमेंट में कोई सुधार आ जाएगा, या जो भी उसमें जो कोई प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी चल रही है, या कोई सप्लाई चेन में कुछ दिक्कत है, तो जब वो ठीक हो जाएगी, तो वो जो प्राइस टू बुक वैल्यू का जो मल्टीपल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो उसकी वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, उसको वो बहुत ज्यादा हेवी डिस्काउंट्स में मिलती है, उसको हम बोलते हैं डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग। रीस्ट्रक्चरिंग एंड डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होती है? रीस्ट्रक्चरिंग और डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग, जब ऐसी कोई कंपनीज, एग्जाम्पल मान लो कि मैं देती हूँ कोई भी बेकार सी कंपनी, एग्जाम्पल वोडाफोन या फिर आइडिया, ठीक है, या फिर लेट्स से चलो ठीक है, ऐसी ये कंपनी ले लेते हैं, वोडाफोन और आइडिया। हम सबको पता है कि एयरटेल आया, जियो आया, एयरटेल और जियो ने बहुत अच्छे से पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है। तो जब वोडाफोन और ये आइडिया अलग अलग थे, तो इनमें क्या हो रहा था, ये आपस में ये ना एक मतलब ये उनको ना बीट नहीं कर पाया, उनका जो प्राइस चल रहा था, जो भी उनका जो मार्केट, उनकी जो स्ट्रेटेजीज चल रही थी, उसको बीट करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मर्ज कर लिया आपस में कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे चेंजेस जो कि या तो कैश फ्लो का, उसका कैश फ्लोज हो गए जो ढंग से नहीं है, जो इनकी इन्वेंट्री है, कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम होती है जब इन्वेंट्री अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, या जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें दिक्कत आ रही है, या कोई सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है, या डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग उसको ही बोलते हैं, जब कंपनी अच्छी नहीं चल रही बट ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर वो अच्छा हो सकती है अगर उसमें ये चेंजेस होते हैं, जब जब हमें दिखता है कि हाँ चलो वो ये चेंजेस कर रही है, और तब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अच्छे से खासे ग्रो हो जाते हैं पैसे, जब वो अभी तो डिस्ट्रेस्ड है बट इन फ्यूचर वो एक अच्छे लेवल पे है, उसमें पहुंच जाएगी। स्पेशल सिचुएशंस इज योर, जब हम जिसको बोलते हैं डीमर्जर्स होते हैं, मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होते हैं, और हमारा ये बहुत सारी चीजें होती है, स्पिन ऑफ्स होते हैं, ठीक है, स्पिन ऑफ्स क्या होते हैं, जैसे एक कंपनी है उसको वो अलग अपने उसी का ही पार्ट थी पहले, बट वो उसने उसको एक सेपरेट एंटिटी के रूप में उसको खड़ा कर दिया, उसको हम बोलते हैं स्पेशल सिचुएशंस। तो ये सारी क्या होती है, दीज आर ऑल वैल्यू बेस्ड अप्रोचेस, जो आती है किसके अंडर, बॉटम अप अप्रोचेस। अब इसमें ना मुझे ऐसा लग रहा है जो क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आएंगे, वो कैसे हो सकते हैं, कि ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि क्या सीएफए वाले क्या क्वेश्चंस इसमें पुटअप कर सकते हैं। अब ये हो सकता है कि वो ऐसे दे दे कि हमें एक एग्जर्ट दे दे, उसमें ना हमें देखना होगा कि कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रहा है, बॉटम अप है, ठीक है, उसमें टॉप डाउन है, फैक्टर बेस्ड है, वो सब जब हम पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे हम तभी बता सकते हैं कि कौन सा, अगर ये एग्जाम्पल दे रहे तो ये कौन से उसका अप्रोच का एग्जाम्पल है। ग्रोथ बेस्ड अप्रोचेस क्या होते हैं? ग्रोथ बेस्ड इज योर, कि हमारा जो पी रेशियो है ना, पेग रेशियो सबने सुना है, पेग रेशियो हम देख चुके हैं कि हमारा जो पी रेशियो है उसका ग्रोथ जो है वो ग्रोथ के उसमें रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि कितना हमारा इंक्रीज हो रही है पी रेशियोज, ठीक है। गार्प इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? गार्प इन्वेस्टर्स होते हैं ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, उनको जब मिलता है वो क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ बेस्ड अप्रोचेस, और उसको वो कैप्चर करने, ग्रोथ उनका मेन पर्सपेक्टिव है, कंसिस्टेंटली ग्रो होनी चाहिए कोई भी, मान लो जैसे कोई अर्निंग्स है या सेल्स है, वो इट शुड ग्रो लाइक एट 15 to 20 CAGR, not CAGR but it should grow at 15 to 20% annually। टॉप डाउन स्ट्रेटेजीज क्या होती है? टॉप डाउन, टॉप मतलब जो ग्लोबली, पहले हम ग्लोबल देखेंगे, ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे कंट्री, फिर हम देख रहे हैं इंडस्ट्री या फिर सेक्टर, पहले सेक्टर, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं इंडस्ट्री, ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कोई भी कंपनी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोचेस। अब जो टॉप डाउन अप्रोचेस होती है वो कंट्री और ज्योग्राफिक एलोकेशन टू इक्विटीज। अब इसमें बोल रहे हैं कि जैसे टॉप डाउन अप्रोचेस में मान लो कि मैं हूं, मेरे को ग्लोबली इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाता है अमेरिका आ जाता है, ठीक है, अमेरिका हो गया, और कौन कौन सा हो गया, एशिया हो गया, और एक हो गया यूरोप, ठीक है। ये सारी अच्छी अच्छी मेरे को लग रही है कि कॉन्टिनेंट्स, मेरे को इनमें इन्वेस्ट करना है। मैं अब इसमें क्या कर सकती हूँ, वन थर्ड और वन थर्ड भी कर सकती हूँ, बट मेरे को मान लो कि मेरे को ना एशिया में ना थोड़ा ज्यादा कन्विक्शन हो रहा है, या अमेरिका में ज्यादा कन्विक्शन हो रहा है, तो मैं ना इसका
जो वेट्स है वो इंक्रीज कर दूंगी। एग्जाम्पल, मैं इसको ना 50% वेट देना चाह रही हूँ, तो मैं इसको क्या करूंगी, इसको मैं बोल रही हूँ कि मैं इसको, रुक जाओ, 1/5 नहीं रखते इसको, हाँ चलो ठीक है, 1/3 भी कर सकते हैं, बट मैं इसमें 50% भी अपने पूरे पैसे डाल सकती हूँ। लेट्स से 50% मैं इसमें डाल रही हूँ, बाकी के बचे 25 जो वेट्स है, 25 वेट्स मैं इसमें पुट कर रही हूँ। सेक्टर और इंडस्ट्री रोटेशन क्या होती है, अब बहुत सारे जो सेक्टर है वो एक मेजर जो अपर लेवल पे है, और जो इंडस्ट्री है वो उसके नीचे लेवल पे। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। सेक्टर में अब सबको पता है कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। अगर निफ्टी 50 किसी ने देखा है, उसमें कितने सेक्टर्स है? टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईटी सेक्टर बोलते हैं, आईटी सेक्टर, ठीक है, ये एक हो गया हमारा सेक्टर। और क्या हो गया हमारा, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, एफएमसीजी हो गया, ये सारे क्या होते हैं हमारे सेक्टर्स। अब इसके अंदर जो इंडस्ट्री आएगी वो कैसे आएगी, इसमें मान लो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक इंडस्ट्री है, ये क्या है, दीज आर ऑल द सेक्टर्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इज योर पूरा इंडस्ट्री, ठीक है। और क्या हो गया हमारा, जैसे ड्यूरेबल्स हो गया, वो एक इंडस्ट्री हो सकती है। और क्या हो गया, क्विक ई कॉमर्स मैं इसमें ले सकती हूँ, वो क्या होगी, वो भी एक एफएमसीजी के अंडर ही एक कैटेगरी बन गई, उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। एग्जाम्पल, जैसे टेक्नोलॉजी में हो गया हमारा हार्डवेयर हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारी हम टेक्नोलॉजीज ले सकते हैं इन टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब रोटेशन क्या होती है, मान लो कि मेरा जो पहले, चलो एशिया ले लिया मैंने, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, सेक्टर देख रही हूँ कि मेरे को अब कौन सा ऐसा सेक्टर लग रहा है। सपोज एग्जाम्पल, अब ये सबको पता है कि जो इंडस्ट्री, जब भी इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज होते हैं, जब भी हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज होंगे, तो किसको फायदा होता है, बैंक्स को फायदा होता है, ठीक है, बैंक्स को फायदा होता है। और किसको होता है, आईटी सेक्टर को। पता नहीं ये क्यों होता है, बट ये होता है जब भी इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं। तो सपोज एग्जाम्पल, फेड का हमें लग रहा है कि ना, फेड इज योर अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, हमें लग रहा है कि वो जो है इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस कर देंगे, तो हमें लग रहा है कि इनमें फायदा होने वाला है इन दो सेक्टर्स में। तो हम क्या करेंगे, इसमें ना ज्यादा वेटेज पुट कर देंगे एज कंपेयर टू योर अदर सेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट्स का ये सीन खत्म हो गया, जब ये पूरा इसने जो भी प्राइस का पूरा उसने कैप्चर कर लिया इफेक्ट, तो अब कोई दूसरा, मान लो कि अब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से हम क्या करेंगे, एफएमसीजी वाले सर्विस, जो एफएमसीजी वाला सेक्टर है, हम उसमें अपने पैसे डाल देंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई और ये क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। तो हमें सबको पता है ये एक हेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बॉन्ड्स में यहाँ पे डाल लो, ठीक है, ये सारी चीज, बॉन्ड्स तो एक चलो अलग एसेट क्लास हो गया, बट चलो एफएमसीजी में डाल ले तो इससे हमें फायदा हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन। जब हम विद लुकिंग एट द इकोनॉमिक सिनेरियो, उसमें हम क्या करते हैं, अपने पैसों को रोटेट करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर इकोनॉमिक चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरमेंट। जब जैसे चेंज हो रहे, जब जैसे इकोनॉमिक कोई सिचुएशन चेंज हो रही, कोई क्राइसिस की सिचुएशन आ रही, तो हम पैसे को ओवरवेट या अंडरवेट करके उसको रोटेट करें, उसको हम बोलते हैं सेक्टर या इंडस्ट्री रोटेशन। वॉलिटिलिटी बेस्ड स्ट्रेटजीज क्या होती है हमारी, इसमें मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, डेरिवेटिव्स वाले जब मैंने सेक्शन पढ़ाया था, स्ट्रैडल मैंने पढ़ाया था, जिसमें कॉल और पुट बाय करते हैं, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। जब हम सेल करते हैं उसको हम बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल। तो जैसे वॉलिटिलिटी इंक्रीज होती है तो लॉन्ग वालों को फायदा होता है, जैसे वॉलिटिलिटी सेम या फिर गिरती है तो शॉर्ट वालों को फायदा होता है। थीमेटिक इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ, जब हम थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं। एग्जांपल, क्लीन एनर्जी या फिर ईवी हो गया, या फिर हमारा सोलर पैनल्स हो गए, ठीक है, सोलर एनर्जी, इन पे हम जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं थीमेटिक या फिर थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। ये हमारा जो लास्ट है आज का, ये 5th और 6th 7th मैंने कंबाइन कर दी, अलग अलग थे। जैसे कि 5th में है फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटेजीज का ओवरव्यू बता रहा था, 6th में उसका स्टाइल फैक्टर्स बता रहे थे कौन कौन से होते हैं, फिर हमें बताना था अनकन्वेंशनल फैक्टर्स कौन से होते हैं, ये 7th में था। तो मैंने इन सबको क्लब करके एक ही स्लाइड में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। और चलो ठीक है, देखते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट, ये हम बहुत पहले, ये बहुत सारी चीजें ना इसमें रेपिटेटिव है, ठीक है, तो इसको ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं एसेट एलोकेशन और पोर्टफोलियो में। ये फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब हम या तो रिस्क को ले लेते हैं या रिटर्न को एक फैक्टर बना के, जैसे कि एग्जांपल साइज हो गया, वैल्यू, ग्रोथ, क्वालिटी, प्राइस, मोमेंटम। अनकन्वेंशनल फैक्टर्स जो होते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो कि इन सारे फैक्टर्स से अलग है, जो अभी तक वो रिसर्च चल रही है, और उन वाले फैक्टर्स जो भी इंपैक्ट करते होंगे एसेट रिटर्न्स को, उसको देखने की कोशिश करें कि कौन कौन से ऐसे और भी चीजें हैं जो एसेट रिटर्न्स को इंपैक्ट करती है, ठीक है। तो फैक्टर क्या हो गया, कोई भी वेरिएबल या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो एसेट रिटर्न्स जिसके वजह से कोरिलेटेड है। जैसे एग्जांपल, साइज में क्या होता है, साइज इज योर लार्ज कैप को हम ब्लू चिप्स भी बोलते हैं, ठीक है, लार्ज कैप्स हो गए हमारे, और क्या होते हैं मिड कैप्स हो गए, स्मॉल कैप्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं, जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन पे हम किसी भी जो भी हमारी कोई भी
कंपनी है उनको हम अरेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में अंडर पुट करते हैं। अब दिस कैन बी सब्जेक्टिव, ठीक है, ये जितनी भी सारी चीजें जो भी फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटेजीज होती है दे कैन बी सब्जेक्टिव, ठीक है, और ये कोई एक स्टैंडर्डाइज नहीं होती एज कम्पेयर टू टॉप डाउन और बॉटम डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोचेस, इसमें ये सारी चीजें होती है। ये अब लार्ज कैप मेरे लिए कुछ और हो सकता है, मेरी कंट्री के लिए, बट यूएस के लिए या किसी और यूरोपियन कंट्रीज के लिए इट कैन डिफर। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू इज योर जो भी हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी कि जो फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्टिंग होती है, पी रेशियोज जब हम देखते हैं उसको हम बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब हम कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स को देखते हैं इसमें, ठीक है, अर्निंग्स और क्वालिटी, अगर हाँ इसमें ग्रोथ में अगर मैं बात करूं तो हम वो जी वाला फैक्टर जो होता है वो देखते हैं, पेग रेशियोज वगैरह देखते हैं, और क्वालिटी में हम ज्यादातर बात कर रहे हैं अर्निंग्स क्वालिटी की। अर्निंग्स क्वालिटी क्या होती है? अर्निंग्स कितनी अच्छी है उसकी। अब दो तरह की अर्निंग्स होती है, एक्रूवल, ये हम लेवल 2 में पढ़ चुके हैं, बट पता है लेवल 2 तो सब लोगों ने कैसे किया होता है, पढ़ा तो होता नहीं है किसी ने भी ढंग से, ठीक है, और मतलब ऐसा है कि पढ़ने के से एक से ही पढ़ा होता है और अब कुछ याद नहीं होगा किसी को भी। बट मैं बताती हूँ, अर्निंग्स क्वालिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी, तो उसमें दो तरह की अर्निंग्स क्वालिटी होती है, अक्रूवल बेस्ड होती है और होती है हमारी कैश फ्लो बेस्ड, ठीक है। अक्रूवल बेस्ड क्या होती है? जो कि हम अभी हमें कैश रिसीव नहीं हुआ बट हमने अपनी एंट्री कर ली, उसको हम बोलते हैं अक्रूवल बेस्ड। और कैश फ्लो होता है जब सच में कैश हमारे पास आते हैं। तो अब बताओ, अगर अक्रूवल या फिर कैश फ्लो में से कौन सा ज्यादा अच्छी अर्निंग क्वालिटी को दिखाएगा? जितना ज्यादा हमारे पास कैश आ चुका है, पैसे, अगर जैसे बोलते हैं ना, एक ईडियम है कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुशेस, तो वही है ये कि ये हमने क्या कर लिया, हमारे पैसे हमने लिख लिए कि सिर्फ ये आएंगे, हमारे पास इतने पैसे आने हैं, बट वो भी आए नहीं है, तो ये वाली अर्निंग्स क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाती एज कंपेयर टू योर कैश फ्लो बेस्ड इन्वेस्टिंग, जिसमें कि हमारे पास पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं, उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो इन्वेस्टिंग। तो हमारी सबसे अच्छी जो अर्निंग्स क्वालिटी होती है वो इसमें ही होती है। प्राइस मोमेंटम क्या होती है? अब कोई ट्रेडिंग करता होगा तो हमें सबको पता है कि जब भी कोई मोमेंटम क्या होता है, जब भी एक स्पीड और मतलब सारे लोग, एक वॉल्यूम, हाँ चलो ठीक है, इसके लिए एक वर्ड है अच्छा खासा, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रही मैं, रिटेल इन्वेस्टर्स से मार्केट्स नहीं चलती, मेरे से आपसे मार्केट नहीं चलती। मार्केट चलाने वाले सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट को चलाते, चाहे वो ग्लोबल हो या फिर वो इंडिया की मार्केट या किसी भी कंट्री की मार्केट हो। जब वो अच्छा खासा बल्क में किसी स्टॉक में पैसे डालते हैं, ठीक है, तो उससे मार्केट वो अप एंड डाउन मूव करती है। वॉल्यूम जब आती है ना किसी भी, मतलब मान लो अगर अप मूवमेंट आ रहा है ना कोई भी और वॉल्यूम के साथ है, तो मतलब ये समझ जाओ कि जो ट्रेंड है ना वो बहुत ही मजबूत ट्रेंड है। ये मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं ट्रेडिंग करती हूँ खुद भी, तो इसलिए मुझे पता है कि ये कैसे मूव करती है। तो इसमें जब भी वो अप मूव करेगी तो हम बोल रहे कि हाँ, एक पूरा हमें एक अच्छा कन्विक्शन मिल जाएगा कि हमें अभी इसको होल्ड करना चाहिए, इस स्टॉक को। एज आई ऑलरेडी सेड कि कन्वेंशनल फैक्टर्स, जो भी इन सारी चीजों के अलावा जो भी फैक्टर्स होंगे उसको हम बोल रहे हैं अनकन्वेंशनल फैक्टर्स, एंड रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन कि कौन कौन से और अदर फैक्टर्स है जो इंक्लूड होते हैं। फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाई फेवरेबल फैक्टर्स एंड टिल्ट पोर्टफोलियो टुवर्ड्स दीज फैक्टर्स। अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ चलो साइज में मेरे को कुछ फायदा हो रहा है, वैल्यू में, तो मैं उसकी तरफ अपने थोड़े टिल्ट कर दूंगी उसको, वेटेज को। माइट टाइम एक्सपोजर टू फैक्टर्स, इक्विटी स्टाइल रोटेशन क्या होती है? जब हम जैसे सेम रोटेशन करते हैं वैसे इक्विटी स्टाइल रोटेशन होती है। अब न्यू फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे अनकन्वेंशनल फैक्टर्स जो अभी भी हम ढूंढ रहे हैं, उसको हम कैसे करते हैं? स्मेल टेस्ट। स्मेल टेस्ट मतलब उसको हम एक इसमें इन्होंने वर्ड दे रखा है स्मेल टेस्ट, यानी कि उसको पहले उस पर रिसर्च होती है, उसके बाद उसको थोड़े उसमें ना टेस्टिंग होती है, उसके बाद वो इंक्लूड होती है कि हाँ वो क्या रेलिवेंट फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो इस पूरे इन सब के अंडर आएगा कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो इफेक्ट करता है एसेट रिटर्न्स को। With this we have completed our today's video and also our lecture and task जो भी था हमारा, ठीक है। 2 वीडियोस बची है, कल की और आज की, जो मैं अभी कंप्लीट कर दूंगी। मैंने पूरा कर लिया है, ठीक है, सब चीज हो चुकी है। आज मैं पूरा जो भी मेरा पेंडिंग टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम शुरू करेंगे जो हमने एक चैप्टर छोड़ दिया बीच में, लेवल रीडिंग नंबर 1 पैसिव इन्वेस्टिंग वाला, ठीक है। और फिर हम पूरा जो अपना जो चल रहा है ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेशलाइज पाथवे वाला पोर्शन चल रहा है, ठीक है। और अगर किसी को भी प्रीवियस वीडियोस देखनी है, और प्लीज रिवाइज करते रहो, टाइपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वीडियोस बार बार अगर देखने की जरूरत पड़े, कुछ नहीं समझ आ रहा, वैसे इतना सिंपल है कि समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ होता है कि नहीं समझ आ रहा तो प्लीज देख लेना फिर से। रिविजन इज मस्ट, जो भी पहले पढ़ा है वो हो सकता है कि आप भूल गए हो, ठीक है, उसको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ना गूगल फॉर्म ऐड कर दूंगी, उसको फिलअप कर लेना अगर किसी को कोचिंग चाहिए होगी मेरे से, ठीक है। मैं ही कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ, पेड क्लासेस होती है वो,
और बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपने लेक्चर में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।